मंच पर उपस्थित माननीय उपराष्ट्रपति जी एवं समस्त महानुभावों से मेरा अनुरोध है कि वे अपना स्थान ग्रहण करें और यहाँ उपस्थित सभी नागरिकों से भी मैं निवेदन करना चाहूंगी कि कृपया अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और व्यवस्था को डॉक्टर श्री कृष्णचंद्र साहू जी से आग्रह करूंगी कि वे श्रीमती सुदेश धनखड़ जी की का भी स्वागत करें। मेरा डॉक्टर श्री कृष्णचंद्र साहू जी से अनुरोध है कि वे हमारे माननीय विधायक निहाल चंद जी से सांसद माननीय श्री निहाल चंद जी सांसद का डॉक्टर श्री कृष्णचंद्र साहू जी, डॉक्टर चंचल शाह जी, निदेशक राष्ट्रीय बीज निगम सूरतगढ़ का वेलकम। आज हमारे बीच माननीय केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी जी भी उपस्थित है और हम बहुत गौरव की अनुभूति करते हैं हमारे डॉक्टर श्री कृष्णचंद्र साहू जी उनका स्वागत करते हुए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर श्री कृष्णचंद्र साहू जी से निवेदन करती हूं कि हमारे माननीय विधायक श्री राम प्रताप कासनिया जी का स्वागत करें। अब मैं पुनः डॉक्टर श्री कृष्णचंद्र साहू जी, निदेशक वाणिज्य राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड से अनुरोध करती हूँ कि वह स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। नमस्ते सदावस्त माननीय उपराष्ट्रपति जी, आप अपना सहधर्मियों के साथ नेशनल स्टील कॉरपोरेशन राष्ट्रीय बीज निगम का सूरतगढ़ पार से पधार रहे हैं, उसके लिए हम सूरतवासी बहुत आनंदित, प्रफुल्लित और उल्लासित। बीज निगम का फॉर्म स्थापना होने के बाद आप सबसे उच्च अधिकारी भारत सरकार का आज तक 60 साल का कार्यकाल में आप आए, आप सबसे उच्च अधिकारी आज तक जो आए उसके लिए हम आभारी हैं। माननीय उपराष्ट्रपति जी, उनका दिमाग उसमें किसान ही किसान है। आप यहाँ आने का जो कष्ट किए, किसान के लिए आपका जो स्वार्थ है, आपका जो मन में प्यार है, वो ही दर्शाता है। उसके लिए हम आपका बहुत स्वागतम करते हैं और आपके पास कृतज्ञ है। माननीय डॉक्टर श्रीमती सुदेश धनखड़ जी, आप भारत माता का सुपुत्री है। आपका आगमन से हम आपको कृतज्ञ ज्ञापन करते हैं। आप महामहिम उपराष्ट्रपति जी और मैडम को एक एग्रीकल्चर जो कृषि फार्म को आना वो लक्ष्मी और नारायण का आगमन से कुछ कम नहीं है, हम वही सोच रहे हैं और आपको यहाँ कर स्वागत करते हैं। सबको अनुरोध है कर्तव्य लेके उनका स्वागत करें। माननीय कैलाश जी, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री, आपका आशीर्वाद और आपका आदेश हमको सर्वदा मिल रहा है। आप हमारा बड़ा भाई के समान है। तीनों फार्म का जो फार्म डायरेक्टर है, आप शिवम बन के आपका भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न को सर्वदा आशीर्वाद करते रहे, आदेश देते रहे, वो काम करते रहे, करते रहेंगे। इसी आशा के साथ हम आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। माननीय निहाल चंद जी जो सांसद है, वो सूरत में हमारा सुख दुख का साथी है।
उनका जो द्वार हमारे लिए सर्वदा खुला है, उनका फार्म का डोर भी उनके लिए सर्वदा खुला है। आप संसद के अंदर, संसद के बाहर, सूरत में, दिल्ली में सर्वदा हमारा साथ दिया। और सबसे बड़ा है आपका दर्द, आपका दिल किसान के लिए है, किसान का हितैषी के लिए, जिसके लिए एमएससी है, आप भी हैं, सब लोग मिलकर काम करते हैं। वो सबसे इतना अच्छा काम कभी देखने के लिए मिलना एक सौभाग्य का बात है। आप यहाँ आए, लोकल में एंट्री होने के नाते हमको आशीर्वाद करेंगे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। माननीय श्रीमान राम प्रताप कसिया जी, आप जो विधायक है, आप भी सर्वदा आपके साथ रहे, आपका आगमन यहाँ हुए, हम आपको मिल गए किसान के साथ, किसान का हित के लिए, बीज के लिए और जितना है, तो आपका आशीर्वाद हमारे लिए है, हम आपके साथ हैं। आप जैसे बोलेंगे इसी एरिया में काम को हमने आगे बढ़ाएंगे, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अन्नदाता किसान बंधु हैं, यहाँ कुछ एपीओ बंधु है। हमारा जो संस्कृति है राम बलराम का संस्कृति है, कृष्ण बलराम का संस्कृति है। कृष्ण पशुपालन है और बलराम कृषि है, वो दोनों का संस्कृति भारत का संस्कृति है। तो किसान ही सबसे ऊपर है, वो भगवान का अवतार है भारत में। तो आप लोग यहाँ आए, आपको हमने बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। हमारा एपीओ बंधु, वैज्ञानिकों, कृषि छात्र, वो सब आए, आप सबके लिए हमने बहुत बहुत धन्यवाद करना हूँ। आप लोग यहाँ आए, आपका स्वागत है। यहाँ जिला प्रशासन, जिला पुलिस, पीडब्ल्यूडी, स्थानीय नगर पालिका, स्थानीय अधिकारी, स्थानीय प्रशासन, सबका स्वागत है। राष्ट्रीय बीज निगम का जो सब कर्मचारी है, उनका परिवार सदस्य है, परिवारगण है, अब सबको हम स्वागत करते हैं। सर, राष्ट्रीय बीज निगम 1963 में स्थापना हुआ है। वो फार्म 1956 के हमारे पास है। वो फार्म का खासियत है जो सबसे उत्तम किस्म का बियन न सिर्फ राजस्थान को, समग्र भारत को देते रहे। 1.5 लाख से 2 लाख क्विंटल सर्टिफाइड सीड, जो प्रामाणिक बीज यहाँ प्रोडक्शन होता है। माननीय प्रधानमंत्री बीज बीमा बाजार व्यापार उसके ऊपर देते हैं, बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब बीज हमें प्रोडक्शन करते हैं, वो कृषि का सबसे नंबर 1 चीज, मूल जो है, मूल चीज, उसको यहाँ से प्रोडक्शन होता है। सूरत पे जय जवान जवान किसान का स्थली है। यहाँ मिलिट्री बेस है, कृषि फार्म है, और माननीय अटल जी के जय विज्ञान हम पोखरण में देखा है राजस्थान का, और जय अनुसंधान माननीय मोदी जी ने बोला। सो जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान, सबका मिलन स्थल राजस्थान है, और पर्टिकुलरली सूरतगढ़ है। और सूरतगढ़ में सबका मैं स्वागतम करता हूँ। 2 से 2.5 लाख क्विंटल होते हैं प्रामाणिक बीज, उसको जो किसान लेके मल्टीप्लाई करते हैं, पूरा 2 से 3 मिलियन टन खाद्य शस्य हमने देते हैं, यहाँ का फार्म से निकलते हैं। यहाँ का जो बीज है तमिलनाडु से, कन्याकुमारी से, गुवाहाटी से, बॉम्बे से, कटक से, हर जगह पे जाते हैं। और सब लोग सूरतगढ़ का बीज के लिए जो चाषा करते हैं, जो फार्मिंग करते हैं, वेट करते हैं यहाँ मिल जाने का। तो इसीलिए यहाँ जो फार्म का एम्फेसिस बहुत बड़ा है। सर, आजकल क्लाइमेट रिसेलेंट वेराइटी यहाँ बनते हैं। जो वेराइटी जो आजकल जो टेम्परेचर बढ़ता है, उत्ताप बढ़ता है, उसको डिफाइन करके, उसको प्रतिरोध करके, उसके लिए यहाँ 60 किस्म का शस्य और 600 किस्म का बीज, 600 वेराइटी का बीज यहाँ प्रोडक्शन होता है। वो जो तीनों फार्म है, सूरतगढ़ और जेरसार और सरदारगढ़, वो एशिया का सबसे बड़ा फार्म है। 16,000 हेक्टेयर जमीन में विस्तृत है। यहाँ आधुनिक चिकित्सा, आधुनिक परिणाम में शस्य बना जाता है। यहाँ पशुधन का भी ट्रेनिंग होता है, यहाँ फार्मर का ट्रेनिंग होता है। यहाँ हमारा कुछ बागवानी है, उसमें बहुत फल भी होते हैं। सब किस्म का काम कृषि, यहाँ का जो जल सेचन का जो पद्धति है वो भारत में प्रथम है और कहाँ नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जी माननीय योगी जी बोले, आप जैसे जल सेचन करते हमको भी बताओ, आप सूरतगढ़ जेठसार जैसे करते हम भी ऐसे करेंगे, वो भी हमने करना है। इसलिए इसी जगह का जो है वो बहुत उन्नत है। और कुछ बोलते नहीं, सबको आभार है, सबको स्वागत है। परवर्ती प्रोग्राम करने के लिए मैं जय भारत। धन्यवाद महोदय।
अब मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय श्री निहाल चंद जी को कि वो आप सभी को संबोधित करें। परम श्रद्धेय हमारे बीच में पधारे हुए भारत के उपराष्ट्रपति आदरणीय जगदीप धनखड़ जी, आदरणीय डॉक्टर श्रीमती सुदेश धनखड़ जी, हमारे केंद्रीय मंत्री श्रीमान कैलाश चौधरी साहब, डायरेक्टर सीड्स कॉरपोरेशन और यहाँ पर पधारे हुए सभी बहन और भाइयों, हमारे बीच में मेरे साथ भी बैठे हैं। मैं इस श्री गंगानगर की इस पावन धरती पे देश के उपराष्ट्रपति आदरणीय जगदीप धनखड़ जी का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का दिन हम सब के लिए एक गौरवशाली और एक ऐतिहासिक दिन है कि देश के उपराष्ट्रपति जी ने पदभार ग्रहण करने के बाद आज पहली बार वो हमारे बीच में यहाँ पे पधारे हैं। हमारा निमंत्रण स्वीकार करते हुए श्री गंगानगर जो इस देश का सीमावर्ती क्षेत्र है, इसमें किसानों के बीच में आने के लिए उन्होंने अपनी सहमति प्रदान की है। आज यदि वैश्विक तौर पे देखा जाए तो कृषि क्षेत्र में जटिलता बढ़ती जा रही है और किसानों और सरकारों के बीच मौसम का, पानी का, जलवायु का और नई नई चुनौतियों का सामना करने के लिए केंद्र सरकार और देश के किसान आपस में बखूबी इन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। मुझे कहते हुए कोई शंका नहीं है कि इन चुनौतियों को निपटने के लिए बड़े स्तर पे तैयारियां की जा रही है। हमारे केंद्र की सरकार कृषि और किसानों के लिए बहुत सी योजनाओं की शुरुआत की है और सारी की सारी योजनाएं वो धरती पे उतरी है और जमीनी स्तर पे उसका एक बेहद प्रभावशाली दिखाई दे रहा है। मैं आदरणीय उपराष्ट्रपति से मैं आग्रह करूंगा कि हमारी यहाँ की 3 नहर, राजस्थान कैनाल, भाखड़ा और गंग कैनाल, जो तीनों नहरें यहाँ की है, तीनों नहरों का पानी इन किसानों को मिलता है, समय समय पे पानी मिलता है, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हमें पीने के पानी की भी चुनौतियाँ स्वीकार करनी पड़ती है। लेकिन फिर भी जमीनी स्तर पे इस सीमावर्ती क्षेत्र के किसान हमेशा के लिए तैयार रहता है। कोई भी चुनौती हो, उस चुनौती को स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। मैं हमारे बीच में इस देश के उपराष्ट्रपति और किसान पुत्र हमारे बीच में पधारे हैं। राजनीति के साथ साथ कृषि क्षेत्र का आपको बहुत बड़ा अनुभव है। हमारे किसानों के लिए आपका अनुभव और उसके बहुमूल्य सुझाव हम सब के लिए बेहद और उपयोगी साबित होंगे। मैं यही निवेदन करने के लिए आपके बीच में हूँ। आपका एक बार गंगानगर की इस पवित्र धरती पे एक बार फिर अभिनंदन और मैं स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत बोलो भारत माता की। इतनी धीरे जयकारा जचा नहीं कुछ। सूरजगढ़ की धरती की आवाज पाकिस्तान बॉर्डर पर बैठे पहुंचनी चाहिए पार। बोलो भारत माता की, भारत माता की। जय जवान, जय जवान। धन्यवाद। आज हमारे बीच में आज पधारे हमारे महामहिम आदरणीय जगदीप जी धनखड़ साहब और हमारे बीच में विराजमान है आदरणीय महामहिम सुदेश धनखड़ जी, श्रीमती जी, और साथ ही मंच पर विराजमान है हमारे सांसद आदरणीय निहाल जी और साथ ही राम प्रताप जी कासनिया जी, हमारे विधायक और सभी सामने बैठे हमारे विधायकगण आदरणीय धर्मेंद्र जी और हमारे संतोष बावरी जी विधायक विधायिका और साथ ही सभी जनप्रतिनिधिगण और यहाँ पर उपस्थित सभी किसान भाइयों और बहनों और मीडिया के बंधुओं, आज मुझे बहुत प्रसन्नता है
कि जिस देश के अंदर सबसे महत्वपूर्ण सीड यानी कि बीज होता है कृषि के लिए, और उसका देश का सबसे बड़ा फोरम जो यहाँ पर है अपने सूरतगढ़ के अंदर, और इसमें पहली बार हमारे मध्य आदरणीय उपराष्ट्रपति जी पहुंचे हैं, पधारे हैं। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत यहाँ पर आपका स्वागत करता हूं और सबसे निवेदन करता हूं कि ताली बजाकर इनका स्वागत करें। और ये इसलिए हुआ कि किसान का बेटा अगर इस पोस्ट पे ऊपर पहुंचता है तो सबसे पहले उनको चिंता किसान की होती है। और आदरणीय महामहिम साहब जब भी मैं मिलता हूं तो मुझे हर समय यही कहते हैं कि किसानों के लिए क्या कर रहे हो। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतनी अच्छी शानदार स्कीमें बनाई है किसानों के कल्याण की, क्या नीचे तक पहुंच रही है, और पहुंच रही है तो कितनी इंप्लीमेंट हुई, और इन सब के बारे में मुझे हर समय पूछते रहते हैं और मुझे मेरा मार्गदर्शन भी करते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपको कृषि के बारे में इतनी जानकारी है। और आज ही जब कार्यक्रम बना तब भी ये कहा कि कार्यक्रम कृषि का जब बन रहा था तो मुझे बात यहाँ पर जहां पर हमारा सीड होता है जो मुख्य रूप से जिससे पूरे देश के अंदर सीड पहुंचता है और उसके बाद में फसल तैयार होती है, मुझे उस स्थान पर जाना आना है। तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि सूरतगढ़ का फोरम यहाँ पर आपने इस सीड के इस जो बीज का उत्पादन का देश का सबसे बड़ा केंद्र नेशनल सीड कॉर्पोरेशन का यहाँ पर आप पधारे हैं और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और ये सोच जो आपकी है ये सोच निश्चित रूप से देश के कल्याण के लिए और देश के किसानों के जीवन में परिवर्तन करने वाली होगी। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 9 साल के अंदर जो कृषि में किया है, ऐसा पहले हो गया होता तो मेरा देश कहां से कहां पहुंच गया होता और मेरे देश के किसान को कोई गरीब नहीं कहता है। आप और हम सब जानते हैं, कभी भी किसी कहानी में भी लिखा जाता है तो ये लिखा जाता है, किसी मैगजीन में अगर सेठ साहूकार की कहानी होती है तो उसमें ये लिखा जाता है कि एक धनाढ्य सेठ रहता था। लेकिन किसान की कहानी की शुरुआत होती है तो उसमें पहला शब्द आता है कि एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। क्यों भाई गरीब क्यों किसान? किसान को इतने सालों तक अगर उसको उन्नत बना दिया, उसको सशक्त बना दिया होता तो मैं सोचता हूं कि मेरे देश के किसान को गरीब की परिभाषा से उसकी शुरुआत नहीं होती। लेकिन मैं आज कहना चाहता हूं कि पिछले 9 सालों के अंदर जिस तरह से काम हो रहे, कृषि का बजट बढ़ाया। मामाइन साहब मैं आपको बताना चाहता हूं, देश के कृषि का टोटल जो बजट था 2014 से पहले तक साल का जो कृषि का बजट होता था वो अधिकतम 22,000 करोड़ रुपए रहा। देश की आबादी सबसे ज्यादा किसानों की और इतना बड़ा, और उसके बाद में भी कृषि के अंदर उसका योगदान अगर बजट का है तो सिर्फ 22,000 करोड़। और 22,000 करोड़ के अंदर भी आधे से अधिक सैलरी में चले जाते अधिकारियों की, पीछे जो बचता वो सैलरी कुछ योजना में जाता था। लेकिन आज मुझे बताते हुए खुशी है कि आज कृषि का बजट है जो पहले 22,000 करोड़ रुपए होता था, आज 1,25,000 करोड़ रुपए का कृषि का बजट कर दिया इस सरकार ने। और इसके साथ ही आज सीड के अंदर आईसीआर के द्वारा नई निम्न प्रकार की कई वेराइटियां तैयार की है। आजादी से लेकर और जो वेराइटियां तैयार की थी वो सिर्फ 5200 वेराइटियां थी, लेकिन पिछले 9 साल के अंदर बायो फोर्टिफाइड की जो वेराइटी है सीड की, बीज की, वही 2350 से अधिक सीड की वेराइटियां नई तैयार कर दी जो किसानों के बीच में जा रही है। आज हमारे सामने निश्चित रूप से उसी का परिणाम है कि जिस तरह से नई वेराइटी आई, आज उत्पादन भी बढ़ा है। जहां उत्पादन होता था उससे लगभग 1.5 गुना उत्पादन, लगभग 35% वृद्धि इस पिछले 9 साल के अंदर उत्पादन में कृषि के अंदर वृद्धि हुई है, चाहे वो हॉर्टिकल्चर के अंदर हो और चाहे वो दूसरी क्रॉप के अंदर हो। तो ये निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि आप सबसे भी मैं आग्रह करूंगा कि आज कृषि के बजट भी बढ़ा है तो कृषि के लिए जिस तरह से वेराइटियों का उपयोग किया जा रहा है, हमारे नेशनल सीड कॉर्पोरेशन की जो वेराइटी है, ये वेराइटी हम अधिक से अधिक किसान के खेत तक कैसे पहुंचे, और इसके साथ ही हमें ऑर्गेनिक के ऊपर, नेचुरल फार्मिंग के ऊपर भी प्रधानमंत्री जी बढ़ावा दे रहे हैं। मुझे आपसे कहना, जितनी प्रकार की बीमारियां हम देख रहे हैं, पेस्टिसाइड का जिस तरह से किसान अंधाधुंध उपयोग कर रहा है, हमें उसको भी कम करना है और आने वाले समय में नेचुरल फार्मिंग के ऊपर हम जाकर किस तरह से अच्छा शुद्ध आहार हम आम जन को दे सके। और इसलिए मैं आपसे 10,000 FPO का लक्ष्य लिया। हमें आने वाले समय में अब किसान कृषि भी करे
और किसान व्यापार भी करे। किसान सिर्फ इतने समय तक अपनी फसल को लिए बोया और उसके बाद में मंडी में जाकर बेचा, उसके बाद उसका काम खत्म। लेकिन उसी फसल से आज देख लीजिए बाजरा, बाजरे से बिस्किट बनते, बाजरे से कुरकुरे बनते, बाजरे से कई प्रकार के और आइटम बनते, बाजरे से चॉकलेट बनती है। लेकिन वही बाजरे की चॉकलेट या बिस्किट बनने के बाद में उसकी 20 गुना रेट बढ़ जाती है, लेकिन वो पैसा व्यापारी को मिलता है। आलू है, आलू से अगर चिप्स बन जाती है तो उसके बाद में किसान चिप्स नहीं बनाता, लेकिन आलू को किसान ने बाजार में बेच दिया, लेकिन उसकी रेट जब चिप्स बनती है तो वही 10 गुना 50-30 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। ये काम अगर किसान करना प्रारंभ कर देगा तो किसान व्यापारी बनेगा कि नहीं बनेगा। इसलिए पूरी सप्लाई चेन कैसे बने, बीज से लेकर बाजार तक किसान के हाथ में हो, इसके ऊपर सरकार नरेंद्र मोदी जी की काम कर रही है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये 10,000 FPO जब पूरे धरातल पर आ जाएंगे तो बीज से बाजार तक हम जुड़ जाएंगे। तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि आने वाले समय में जब ऐसा लक्ष्य लिया जाता है, तभी कृषि के अंदर हो, चाहे आज हर क्षेत्र में देश आगे बढ़ रहा है, चाहे कृषि के अंदर हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आप देख लीजिए, आज इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर चाहे अच्छे अच्छे एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, रेलवे की कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रॉनिक रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा रहा है, तो इसी तरह से वंदे भारत की ट्रेनें आ रही है, एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं। ये सारी चीजें जब सब जगह पर बढ़ रहा है, हर जगह पर जिस तरह से चाहे आप दूसरी विदेश नीति से लेकर चाहे हमारे अत्याधुनिक हथियार हम एक्सपोर्ट करने वाला देश बन गए हो, चाहे एम्स की संख्या बढ़ रही है, मेडिकल कॉलेजों की संख्या 10 डबल हो चुकी है, ये सारी चीजें हो रही है। और लक्ष्य कि हमें भारत को विकसित भारत बनाना है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब विकसित भारत बनाने की बात आती है तो आज मुझे बताते हुए खुशी है कि 9 साल पहले हमारा देश विश्व में जहां 11वें स्थान पर था अर्थव्यवस्था में, इन 9 सालों में विश्व की सबसे 5वीं अर्थव्यवस्था के अंदर पहुंच चुका है। और आने वाले 2027 तक हमारा देश है वो विश्व की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था के अंदर पहुंचे। इस लक्ष्य के साथ सरकार काम कर रही है और आने वाले समय भारत विकसित राष्ट्र बने। ये सब कब संभव होगा? ये तभी संभव होगा जब मेरा किसान आत्मनिर्भर हो जाएगा, और किसानों को जब तक सशक्त नहीं बनाया जाएगा तब तक ये संभव नहीं है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि आपने आज किसान सम्मान निधि की योजना प्रारंभ की कि किसान को हम किस तरह से सपोर्ट करें, किसान को सम्मान के साथ कैसे सपोर्ट किया जाए। आज देश के अंदर लगभग आज किसान सम्मान निधि के तौर पर 2,60,000 करोड़ रुपए किसान के अकाउंट में, डायरेक्ट अकाउंट में पहुंचा है, जो लगभग 11 करोड़ किसानों के अकाउंट में पहुंचा है किसान सम्मान निधि के तौर पर। हर 4 महीने में नरेंद्र मोदी जी एक बटन दबाते और किसान के डायरेक्ट अकाउंट में पहुंच रहा है। तो ये सब इसीलिए हो रहा है कि आने वाले समय में हमारा किसान है वो आत्मनिर्भर बने तो देश आत्मनिर्भर बने। और इस दिशा में जब काम किया जा रहा है तो कृषि के अंदर मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ चाहे फसल बीमा की योजना हो, तो आज फसल बीमा योजना की नई जिस तरह से पॉलिसी बनाई, और फसल बीमा में पहले जिस तरह से किसान कई बार परेशान होते थे कि फसल बीमा है उसके अंदर कंपनी 1 साल के लिए करती थी टेंडर, और उसके बाद में वो चली जाती थी, उसके बाद किसान पीछे वो चिल्लाता रहता था, कंपनी गई उसके बाद उसका काम खत्म। लेकिन हमने कहा कि इसको 3 साल का टेंडर किया जाए, उस कंपनी को 3 साल अब रहना पड़ता है, यहाँ पर 3 साल का उसका टेंडर होता है। वहीं पर अगर वो कोई किसान चाहता कि मैं इंश्योरेंस करवाना चाहता हूँ, कई किसान कहते हैं हमें नहीं करवाना है, तो उसका प्रीमियम कट जाता था। अब स्वैच्छिक भी कर दिया, और मुझे बताते हुए खुशी है कि स्वैच्छिक इंश्योरेंस की काज किसानों की संख्या देश में बढ़ी है। और इसी के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि फसल बीमा का अगर बात आती है तो आज राजस्थान के किसानों को भी, और विशेषकर हमारे इस जिले के अंदर भी फसल बीमे की निश्चित रूप से जिस तरह से बीमे की राशि मिल रही है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि चाहे फसल बीमे की बात हो और चाहे हमारे यहाँ पर एक सूरतगढ़ के अंदर के किसानों को मैं बताना चाहता हूँ कि सूरतगढ़ के किसानों की एक बात जरूर है कि यहाँ पर मैं पिछली बार भी आया था, तब एक विषय आया था कि कुछ किसानों को यहाँ से जो नाला जाता है उस नाले के लिए राज्य सरकार से बात की थी। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि अब हमने डिसीजन लिया है कि हमें राज्य सरकार से कोई पैसा लेना नहीं है, पूरा का पूरा उस नाले का पैसा है वो केंद्र सरकार वहन करेगी। और आपके नाला यहाँ से बहुत उसकी स्वीकृति हो चुकी है और बहुत जल्दी आपको यहाँ से नाला बनाकर किसानों के डायरेक्ट पहुँच जाएगा। ऐसा मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वासन देकर, आश्वासन नहीं पूर्ण रूप से विश्वास के साथ कहता हूँ कि बहुत जल्दी ये मेरे किसानों के लिए यहाँ पर ये, क्योंकि ये इसलिए किया जा रहा है कि किसान के किसी प्रकार की समस्या नहीं आए,
और मैं आपको यही कहता हूं कि आप सबको यहाँ पर इतनी संख्या के अंदर आए। किसानों के लिए निश्चित रूप से मोदी जी की सरकार है वो काम कर रही है, और आदरणीय धनखड़ साहब यहाँ पर पधारे और इनका जो किसानों के लिए विजन है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आज देश निश्चित रूप से आगे बढ़ रहा है और किसानों का कल्याण निश्चित रूप से हो रहा है, और आने वाले समय में हमारा भारत विकसित राष्ट्र बने तो उसमें मेरे देश के किसानों का बहुत बड़ा योगदान होगा। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आपका पुनः मैं महामहिम साहब का बहुत बहुत स्वागत इस सूरजगढ़ फोरम के अंदर करता हूँ। आपका बहुत बहुत आभार, और इतनी बड़ी संख्या में सभी किसान आप सब भाई पधारे, तो आपका भी स्वागत करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वह अपने आशीर्वचनों से हम सभी का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। सबको मेरा प्रणाम, अन्नदाता को मेरा नमस्कार। मेरे जीवन में मैंने सोचा कि कई काम हासिल किए। पढ़ाई की वजह से मेधावी छात्र रहा, वकालत में ठीक ठाक काम किया, केंद्र में मंत्री रहा, 89 में सांसद रहा, पश्चिम बंगाल का गवर्नर रहा, और भारत के प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में जब मेरे बारे में 2 शब्द कहे तो उन्होंने इन सबको नजरअंदाज कर दिया और कहा कृषक पुत्र उपराष्ट्रपति बना है। राज्यसभा का सभापति कृषक पुत्र है। ये बात मैं कभी नहीं भूल सकता। किसान परिवार में जन्म लेने के बाद किसी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। किसान की स्थिति क्या है वो हमारे दिल में है, दिमाग में है, उसकी दिक्कत समझते हैं और सब कुछ करेंगे। ये कृषक पुत्र आपको पूरा आश्वासन देता है कि किसान के लिए कर्तव्य पथ पर चलता रहूंगा, बेरोक टोक चलता रहूंगा। कोई चाहे कुछ भी बयान दे, उसका मेरे पर कोई असर नहीं होगा। किसान से मिलने के लिए, किसान के हालात ठीक करने के लिए मुझे किसी की इजाजत की आवश्यकता नहीं है। यह मेरा संवैधानिक धर्म है, मेरा कर्तव्य है, और इसी के तहत मैं मालपुरा गया। वहां संस्थान है किसान से जुड़ा हुआ। मैं जोबनेर गया, किसान से जुड़ा हुआ। मैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के कन्वोकेशन में गया, भरतपुर में संस्थान में गया, मैं बीकानेर गया, मूंगफली की एक बहुत बड़ी संस्थान है, मैं गुढ़ामालिनी गया। इन सब जगह इसलिए गया कि ये किसान के विकास से जुड़ी हुई है, किसान की उन्नति से जुड़ी हुई है। थोड़ी मन में पीड़ा होती है कि जब इस तरीके का काम मैं कर रहा हूं तो कुछ लोगों को आपत्ति क्यों है, परेशानी किस बात की है। किसान का हित साधना हम सबका कर्तव्य है। भारत की अर्थव्यवस्था की सबसे मजबूत रीढ़ की हड्डी है तो किसान है। किसान अन्नदाता है। आपके यहां केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री
कैलाश चौधरी जी साधुवाद के पात्र हैं, सही मन से किसान के काम के लिए लगे हुए हैं, पूरे देश में लगे हुए हैं, कर्तव्य निष्ठा से लगे हुए हैं। और राजस्थान के लिए तो मोटे अनाज का जो अनुसंधान केंद्र है उसको लाने में ये महारत हासिल किया है। इनको एक दायित्व भी मैंने दिया है कि राजस्थान में मूंगफली बहुत अच्छी होती है, देश में हम 2 नंबर पर हैं, 20% मूंगफली राजस्थान की है, इसकी ब्रांडिंग कर दो, राजस्थान मूंगफली, बीकानेर मूंगफली, दुनिया में नाम होगा। भाई निहाल चंद जी, 1989 में मैं लोकसभा का सदस्य रहा, मैं 16 महीने रहा। निहाल चंद जी लोकसभा में 27 साल से, आप अंदाजा लगाइए कहां मेरे 16 महीने और कहां महानुभाव के 27 महीने। 27 साल, मैंने नहीं, 27 years, मेरे 1 महीने और इनके 1.5 साल। जरूर इनका जुड़ाव जनता से गहरा है, नाता मजबूत है। आप मोटा अनाज खाते होंगे, ये मोटे अनाज का करिश्मा है। भाई राम प्रताप कासनिया जी, इन्होंने मेरी क्लास ले ली। 93 से 98 तक मैं विधायक था। अब निश्चित रूप से 93 में मैं 30 साल यंग तो था ही, 2023 के मुकाबले 1993 में 30 साल था। बोले आप थोड़े उम्र वाले हो गए हो, जैसे खुद जवानी बैठे। उम्र का असर सभी पर पड़ता है, पर इस कृषक पुत्र पर थोड़ा कम पड़ा है, और कृष्णिया जी पर तो लगता है बिल्कुल ही नहीं पड़ा है। डायरेक्टर केसी साहू ने बहुत कुछ बता दिया, एक एक शब्द मैं सुन रहा था। बदलाव का केंद्र है, गहराई से सोच है, नतीजे निश्चित रूप से आएंगे। आखिर संस्थान 6000 हेक्टेयर से ज्यादा है, 5500 हेक्टेयर तो कृषि योग्य है। ये राजस्थान का केंद्र देश और दुनिया के लिए बदलाव का बड़ा केंद्र होना चाहिए। मेरी कामना है, इट इज माई एक्सपेक्टेशन, इट शुड बी एपिसेंटर, नर्व सेंटर of agriculture research, development, or it must catalyze revolutionary positive change. डॉक्टर चंचल शाह जी सेंट्रल सीड फार्म में, और सीड कमजोर होगी तो आगे मुश्किल आएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे बीच 2 विधायकगण हैं, उनको मिलते ही मुझे मेरे विधायक के एक दिन याद आ गए। दोनों प्रतिभाशाली हैं। श्रीमती संतोष बावरी जी, देखते पता लग गया जुझारू हैं, कार्य निष्ठा के अंदर कोई कमी नहीं है, और मैं मानकर चलता हूं इनका योगदान आगे भी बढ़ता रहेगा। श्री धर्मेंद्र मोची जी, अब धर्मेंद्र जी को क्या कहें, वीरू कहें या क्या कहें। वो कौन सी पिक्चर है जिसमें अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र जी हैं? छोड़े। और धर्मेंद्र जी का क्या नाम था उसमें? वीरू। सबसे महत्वपूर्ण, मेरे किसान भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, आपकी उपस्थिति इस गर्मी में मुझे बहुत बड़ा संदेश दे रही है
मुझे बहुत बड़ी ऊर्जा दे रही है और मैं आपका आशीर्वाद लेकर जा रहा हूं और आपको आश्वासन देता हूं कि किसी प्रकार कोई कमी नहीं आएगी मेरी निष्ठा में। बहुत कुछ माननीय मंत्री जी ने और साहू जी ने कह दिया है, मैं रिपीट नहीं करूंगा, पर मेरा आग्रह रहेगा किसान बदलाव की करवट ले, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। लड़का आईआईटी में पास होता है, लड़का आईआईएम में पास होता है, उसको दुनिया में बड़ी नौकरी मिलती है और वो नौकरी छोड़कर सब्जी का व्यापार कर रहा है, दूध का व्यापार कर रहा है, सफलतापूर्वक कर रहा है। सोचिए किसान और किसान पुत्र के लिए कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी का एरिया है कि सबसे ऊंची शिक्षा प्राप्त करने वाले दूध का, कृषि उत्पादों का व्यापार कर रहे हैं। ये मार्केट बहुत बड़ा है, कृषि उत्पादों का मार्केट सबसे बड़ा मार्केट है और किसान की हिस्सेदारी उसमें अब तक ठीक नहीं है। इसमें बढ़ोतरी आनी चाहिए और निश्चित रूप से बढ़ोतरी आनी चाहिए। आई विल urge and request younger members of farmers families, be innovative, think out of the box। आपको इस व्यापार पर अपना अधिकार जमाना है, आपको निर्यात पर अधिकार जमाना है। यदि अगर देश के अंदर आयात होता है किसान के से जुड़े हुए किसी मामले का, आपको प्रमुख भूमिका निभानी पड़ती है और यह काम आपको करना है। मुझे थोड़ा झटका लगा, किसी ने कहा कि हम तो ट्रैक्टर को 10 साल बाद ही चलाएंगे। पहली बात, कानून का विरोध क्यों कर रहे हो? नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात ज्यादा महत्वपूर्ण है, नया ट्रैक्टर, नई टेक्निक, नई तकनीकी और सस्ता पड़ता है। ट्रैक्टर सब्सिडाइज है। मैं मेरे किसान भाइयों से आग्रह करूंगा, उनको टेक्नोलॉजी का पूरा फायदा उठाना चाहिए। आज के दिन यदि आप देखेंगे कि आपके उत्पादक की यदि अगर क्वालिटी बढ़ती है, उसका मूल्य कई गुना होता है। पर आपका फायदा तब आएगा जब उत्पादन के अंदर आपकी भागीदारी हो, उसकी मार्केटिंग में भी हो, उसके निर्यात में भी हो और आयात की आवश्यकता तो उसमें भी हो। हमारे बच्चों में आज के दिन किसी प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, सिर्फ एक सोच है। अब यह सोच हमें बदलना चाहिए। और यदि अगर किसान, जिसकी वजह से माननीय मंत्री जी ने कहा हमने किन किन देशों को पछाड़ा, हम कहां थे उस समय, देखिए जब भारत आया 5वें नंबर पर, हमने उनको पछाड़ा जिन्होंने हम पर राज किया था। हमने फ्रांस को पछाड़ा, अब बारी है जापान और जर्मनी की, और हम तीसरे पायदान पर आने वाले हैं 2-3 साल के बाद। आजकल वातावरण काफी अच्छा है। जो सोचते हैं, जो ठान लेते हैं, वो मुमकिन हो जाता है और ये आपकी बदौलत मुमकिन होता है। मैं प्रधानमंत्री जी को एक बात के लिए धन्यवाद दूंगा। पीएम किसान निधि 11 करोड़ किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ से ज्यादा पैसे मिल चुके हैं। पर उससे बड़ी उपलब्धि दूसरी है
वो बताती है कि किसान कितना दिमाग से आगे है। केंद्र से तो आपने पैसा भेज दिया, पर किसान सक्षम है उसको ग्रहण करने के लिए। किसान ने वो तकनीकी अपना ली है। किसान इतना एजुकेटेड हो गया है कि यदि अगर उसके पास कोई धन आना है तो बिना बिचौलिए के, बिना कट के सीधा पहुंचता है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि कृषि बजट बहुत बड़ा है। इनकी भूमिका है, जितने सिंपल दिखते उतने हैं नहीं। किसान के लिए झगड़े तक पहुंच जाते हैं, झगड़े तक। भारतवर्ष का कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री होना का मतलब है 140 करोड़ वाले देश में कृषि जो प्रमुख आधार है, रीढ़ की हड्डी है, उस मंत्रालय में नीति निर्धारण का काम करना ये छोटी उपलब्धि नहीं है। एक किसान का बेटा ये काम कर रहा है, पर इस किसान के बेटे ने कई काम करवा दिए। हल्दी बोर्ड, हल्दी के बारे में तो आप जानते हो ना। जब कोई दुकान पर गया और पूछा हल्दी का भाव क्या है, तो व्यापारी ने कहा चोट कितनी गहरी है। चोट गहरी है तो हल्दी का भाव ज्यादा है। हल्दी बहुत महत्वपूर्ण है। पर यह बोर्ड इतना अच्छा काम करेगा कि किसान और किसान के बच्चों के लिए, पढ़े लिखे बच्चों के लिए दुनिया में बहुत बड़े रास्ते खुले। आपने G20 की बात सुनी है। दुनिया में डंका बजा भारत का, पर किसान के लिए उसमें एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ है, जिसका फायदा किसान को मिलेगा और किसान के जीवन में बदलाव आएगा। क्योंकि किसान का पढ़ा लिखा बेटा, किसान की पढ़ी लिखी बेटी अपनी योग्यता से, शैक्षणिक योग्यता से उसका फायदा उठा पाएगी। और वो है हजारों साल पहले जो व्यापार का मार्ग था, उस मार्ग को अब जीवित किया जा रहा है। भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, और इसका सबसे ज्यादा असर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पर पड़ेगा। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, किसान सोचे, बदलाव का केंद्र बिंदु बने। किसान कृषि उत्पादकों के व्यापार पर अपना यथाउचित स्थान बनाए। किसान कृषि के रिसर्च एंड डेवलपमेंट का केंद्र बने और निर्यात में हमारे बच्चे और बच्चियां प्रमुख भूमिकाएं निभाएं। एक बार फिर आप लोगों ने इस धूप के अंदर इतना समय दिया, ये मैं आशीर्वाद रूप ले जा रहा हूं। पर एक बात समाप्त करने से पहले कहूंगा, जब गांव में पढ़ाई 5वीं क्लास तक की थी और 6ठी क्लास के लिए हम 7 किलोमीटर जाते थे, और जब मॉर्निंग क्लासेस होती थी तो जब हम वापस आते थे तो सूरज देवता प्रकाष्ठा पर होते थे। जहां भी पेड़ दिखता था हम थोड़ा सांस ले लेते थे, पांव जलते थे। जहां भी गोबर दिखता था उसमें पांव देते थे ताकि कुछ ठंडक महसूस होगी। ये मेरे जीवन की कहानी है। आप मानकर चलिए, सरकार हर स्तर पर किसान के बदलाव के लिए समर्पित है और आपका सिपाही वहां पर कार्यरत है। कोई कसर बाकी नहीं रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय भारत। माननीय उपराष्ट्रपति जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मार्गदर्शन हम सभी के लिए हमेशा प्रेरणादायी है। अब मैं डॉक्टर श्री कृष्ण चंद्र साहू जी से
अनुरोध करूंगी कि वो स्मृति चिन्ह देकर माननीय उपराष्ट्रपति जी का